हाँ भाई दोस्तों, टाइम हो गया। तो एक्यूरेट मैंने सही समय पे आपको संबोधित कर दिया। एक बात तो मुझे दो तीन बात समझानी है अभी थोड़े से समय में। एक तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दो, वेदांग। अभी मैं आप लोगों को वेदांग पढ़ाने जा रहा हूं। याद रखें, मैंने अभी एक नोट डलवाया था जिसका नाम था वेदांत। वेदांत का मतलब है उपनिषद, और ये उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को क्या कहते हैं? लेकिन ये जो वेदांग है, ये वेदों के अंग है जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। भाग नहीं है, परंतु वैदिक साहित्य को समझने के लिए आवश्यक है। तो वैदिक साहित्य को समझने के लिए आवश्यक है, इसलिए वेदांग वैदिक साहित्य का भाग तो नहीं है, बट उसे समझने के लिए सहायक है। इसलिए उसे वैदिक साहित्य तो नहीं मानते, वेदों का अंग स्वीकार करते हैं। तो उतारो इसको। आपकी कोई ना कोई क्वेश्चन आया होगा ऐसा मिलता जुलता। वेदांग अक्सर पूछे जाते हैं, पूछेंगे ही। ये वेदांत वो वेदांग है। ये जमी है, ये आसमान है। ये महिला है, ये पुरुष है। ये दिन है, ये रात है। बहुत अंतर है। इनकी संख्या छह छह। नंबर एक, शिक्षा। कल्प। व्याकरण। निरुक्त। छंद। ज्योतिष।
इनमें हम क्रम चेंज नहीं कर सकते ने। पहला शिक्षा है तो शिक्षा ही रहेगा, दूसरा कल्प है तो यही रहेगा, तीसरा व्याकरण यही रहेगा, चेंज मत करना, ठीक है ना बाबूली? तो मैं याद हो रहा है या मैं कराऊं? याद हो गया ना? याद करा दूं? करना क्या है? अरे शिक्षा ले रहे हो तो शिक्षा कोई यूं थोड़ी ना मिल रही है, रातें काली करनी पड़ रही हैं। तो शिक्षा वह काली व्याकरण है जिसमें निरे छंद भरे हैं और ज्योतिषी उनकी व्याख्या करते रहते हैं। तो बोले तो शिक्षा वह काली व्याकरण है जिसमें निरे छंद भरे। तो तुम लोग आते हो, हम शिक्षा देते हैं, तुम काली व्याकरण को पढ़ते रहते हो, छंदों को याद करते रहते हो, और हमारे जैसे ज्योतिषी लगातार उसकी व्याख्या करते रहते हैं, करते ही रहते हैं। फिर भी कह देते हैं ऐसे पढ़ोगे तो नहीं होगा, और कभी कभी याद करते हो तो नहीं हो जाएगा तुम्हारा, तो सबका हो जाएगा। तो ज्योतिषी की तरह व्याख्या करते रहते हैं, जबकि कर्म फल निष्काम है, वो ना मेरे अधीन ना तुम्हारे अधीन, वो सब मेहनत पर निर्भर करता है। फिर भी हमारे ज्योतिषी जो हैं वो व्याख्या करते रहते हैं। तो शिक्षा वह काली व्याकरण जिसमें नीरे क्या भरे, बस इतना ही बहुत है। ज्योतिषी को छोड़ो, ज्योतिष तो लास्ट का है ही वैसे भी। तो शिक्षा वह काली व्याकरण जिसमें नीरे छंद भरे, शिक्षा वह काली व्याकरण जिसमें निरे छंद भरे, शिक्षा वह काली व्याकरण है जिसमें निरे। तो पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट का ये इसमें सीक्वेंस है। ये पहला शिक्षा है, पहला शिक्षा है, तीसरा व्याकरण है वही है, छठा ज्योतिष है तो वही है। इसमें इसलिए ये इसी क्रम में याद करना है, इसमें आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये सीक्वेंस है। तो आपने सीक्वेंस वाइज याद कर लिया। शिक्षा वह काली व्याकरण जिसमें निरे छंद भरे। तो छंद जानते ही आप, भजन छंद है, गीत छंद है, ठीक है, ओके। तो ये तो याद हो गया आपको। तो बताओ, मुझे बताओ, मैं सीक्वेंस वाइज पूछ रहा हूं, छठा कौन सा है, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। वेरी गुड यार, वेरी गुड यार। ये बात मुझे अच्छी लगती है क्लास की, कि मतलब कि ये 10% विद्यार्थियों की पार नहीं पड़ रही, वो चेहरे भी मुझे याद है। वो जुड़ ही नहीं पाए शुरू से क्लास के साथ। उनको ये कभी कभी पता लगता है क्लास चल रही है, ठीक चल रही है, कभी कभी पता नहीं कहां कहां खोए हैं, कहां कहां गुम है, कहां कहां बेनाम है, कहां कहां गुमनाम है, पता ही नहीं, भगवान जाने। तो बताएं तो बताएं कैसे, समझाएं तो समझाएं कैसे। तो सब तो नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन बाकी लोगों को याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक एक करके शिक्षा के बाद बताऊंगा, और आज की क्लास समाप्त होने से पहले मैं आरएस के पेपर में हम लोग किस प्रकार से थोड़ा सा कम्युनिकेशन और थोड़ा सा दिमाग स्थिर रख करके पेपर दें, तो कुछ एक ऑप्शन ठीक होने की उम्मीद बढ़ जावे, ऐसा कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा। नॉर्मल बात है, ये अधिकांश विद्यार्थियों को पता भी होगा जो चीजें मैं बताऊंगा, फिर भी मैं बताऊंगा जरूर। पेपर सोल्व करने के लिए पहले दिन की रणनीति, दूसरे दिन की रणनीति, परीक्षा भवन की रणनीति, 3 बातों पर मैं करीब 5, 7, 10 मिनट लेने की कोशिश करूंगा।
लेकिन पहले हम शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि पहले मेरा टॉपिक खत्म होगा। शिक्षा में मेरे साथ साथ लिख दो रे दोस्तों, क्या है शिक्षा? जिसमें स्वर और व्यंजन का उच्चारण पर बल हो, इसे वेदों की नासिका कहा जाता है। नासिका। वामज्जे ऋषि का प्रति शाख्य सूत्र इसका प्रथम ग्रंथ है। तो शिक्षा का पहला ग्रंथ कौन सा? प्रतिसांख्य सूत्र। किसने लिखा? वामज्जे ऋषि। इसे वेदों की नासिका कहा जाता है। तो शिक्षित व्यक्ति सही उच्चारण करेगा, स्वर का, व्यंजन का, आदि का। लिख दिया? तो शिक्षा की बात प्रति साख्य, साख्य नोट, सांख्य नहीं है ये, साख्य। सांख्य नहीं रहे, साख्य। यदि हम सांख्य कर देंगे इसको, यदि तू बावड़ी इसको सांख्य पढ़ेगी, तो इसका मतलब तुझे शिक्षा प्राप्त नहीं है। शिक्षा का मतलब जिसमें क्या हो। अब प्रति साख्य ये व्यंजन है, इसमें सांख्य व्यंजन आ गया। व्यंजन वो है जो कि हमें जीभ से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, और स्वर वो है जो नाक से बोलते हैं। तो प्रति सांख्य बोल दिया तो व्यंजन वो स्वर आ गया, वरना ये क्या है? पूरा का पूरा व्यंजन है। तो यदि तुम में से कोई इसका उच्चारण प्रति सांख्य कर रहा है, इसका मतलब वो शिक्षित नहीं है। शिक्षा का मतलब ही जो स्वर और व्यंजन में फर्क कर ले। अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट एंड वोवेल में अंतर कर सके, वही व्यक्ति एजुकेटेड है। तो तुम में से कौन कौन एजुकेटेड है? सारे ही हैं। अरे शिक्षित व्यक्ति वो है जो शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षा का मतलब जो स्वर और व्यंजन का उच्चारण सही कर सके, इसे वेदों की नासिका कहते हैं शिक्षा को। और पहला ग्रंथ वामज्जे ऋषि का कौन सा? प्रतिसाख्य सूत्र। ओके। सेकंड नंबर कौन सा है दोस्तों? कल्प सूत्र। कल्प नहीं है ये, कल्प सूत्र है। शिक्षित बनो, शिक्षित। अभी तो बताया शिक्षा का मतलब सही उच्चारण करना। किसका सही उच्चारण? अरे स्वर और व्यंजन का। ठीक। तो ये मेरे साथ साथ लिखते जाना। यज्ञ कर्म कांड, विधि विधान, का साहित्य, इसके 4 भाग। पहला स्रोत सूत्र, दूसरा ग्रह्य सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र, और चौथा शूल्व सूत्र है। उतारते जाओ, बता दूंगा। स्रोत
यज्ञीय क्रम कांड का वैज्ञानिक उल्लेख श्रुतियों पर आधारित श्रुतियों पर आधारित ग्रह सूत्र गृहस्थों के नियम कर्तव्य एवं 16 संस्कार 5 महायज्ञ त्रिऋण का उल्लेख धर्मसूत्र सामाजिक विधि विधान एवं दंड के ग्रंथ स्मृतियां इसी पर आधारित है। स्मृतियों का आधार शूल सूत्र यज्ञ के हवन कुंड को नापने की डोरी भारतीय ज्यामिति एवं गणित के प्राचीन ग्रंथ तो प्यारे बच्चों लिख दिया क्या? नहीं लिखा तो प्यारे नहीं हो, लिख दिए वो सब प्यारे बच्चे। ओके रुका हुआ हूं, जिन्होंने लिख दिया है वो और लिख दें।
इन्हें वेदों के हाथ कहा जाता है। तो उम्मीद करूं कि लिख दिया। अब मैं व्याख्या करनी जा रहा हूं। जो अब तक समझ में नहीं आया वो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये जो कल्प है, कल्प, ये एक्चुअली कल्प सूत्र है, ओनली कल्प नहीं। हम जब बात करते हैं तो चीजें यूं याद नहीं होती, सूत्र बना लें तो चीजें याद हो जाती हैं। तो वैदिक मंत्रों को जिस साहित्य में सूत्र बनाकर के याद किया गया, उसी साहित्य को कल्प सूत्र कहा जाता है। वैदिक मंत्रों को सूत्रों के माध्यम से याद किया गया। सूत्र छोटे छोटे, उन्हीं को कल्प सूत्र कहा जाता है। वेदों के कर्म कांडों के अलग अलग सूत्र बनाए गए, विधि विधान के अलग अलग सूत्र बनाए गए, और उन छोटे छोटे साहित्यों ने संकलन किया गया, तो इन्हें कल्प सूत्र कहा जाता है। सूत्रों के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, ट्रिकी मेथड वेदों का। जब तक हाथ नहीं होता काम नहीं होता। हर कर्म का आधार हाथ है, और वेदों को तब तक याद नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके सूत्र और ट्रिक ना हो। इसलिए वेदों को याद करने के लिए कल्प सूत्र आवश्यक है। इसलिए इन्हें वेदों के हाथ कहा जाता है। 4 भाग है, 4 तरह के सूत्र बनाए गए। एक वे सूत्र जिनमें यज्ञ कर्मकांड का वैज्ञानिक उल्लेख मिलता है, क्योंकि वेदों को श्रुति कहते हैं। श्रुतियों पर आधारित होने के कारण क्या कहते हैं इन्हें? स्रोत। मैंने बताया, अरे गाए जाने वाली वैदिक ग्रंथों को श्रुतियां कहते हैं, हाँ या ना? तो जब श्रुतियों पर आधारित हैं तो इन्हें स्रोत सूत्र कहते हैं। जो सूत्र श्रुतियों को याद करने के लिए बनाए गए, उन्हें क्या कहा गया? अगले कौन से? ग्रह सूत्र। स्पष्ट है, ग्रह का मतलब घर, घर में रहते हैं गृहस्थ। तो गृहस्थ यानी शादीशुदा लोग कैसे रहेंगे, कैसे काम करेंगे, कितने संस्कार निभाएंगे, कितने यज्ञ करेंगे, कितने ऋण चुकाएंगे, इन सब का उल्लेख गृहस्थों वाले में मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रह सूत्र। धर्म सूत्र जिसमें समाज के नियम है, सामाजिक विधि विधान, सामाजिक कानून और दंड के ग्रंथ हैं, या दंड के सूत्र भी मान सकते हैं। तो दंड के ग्रंथ या सूत्र। तो इसमें इसी आधार पर स्मृतियों का विकास हुआ। हालांकि दोस्तों ये बात सच है, भेदभाव है इनमें। समाज के कानून ऊंच नीच पर आधारित है, ये सत्य है। जैसे एक धर्म सूत्र में साफ लिखा गया कि चोरी का आरोप है, अपराध का आरोप है, और यदि वो आरोप किसी ने समाज में चोरी की है तो समाज का कानून लगेगा, लेकिन उस कानून में दिक्कत है। बताया था मैंने आपको, यदि ब्राह्मण चोरी का आरोप लगा, अपराध का आरोप लगा, तो उसकी परीक्षा कौन सी? तुला परीक्षा।
यदि कोई क्षत्रिय है तो यदि उस पे आरोप लगा तो उसकी परीक्षा कौन सी? अग्नि परीक्षा। मैंने पहले बताया था एक दिन आपको, नहीं बताया क्या? यदि वैश्य है, वैश्य तो उसकी जल परीक्षा ली जाएगी, लेकिन यदि वो शूद्र है, शूद्र, तो उसकी विष परीक्षा ली जाएगी। मतलब समाज के कानून, विधियां, विधान, क्या दंड मिलेगा, इन्हीं पर स्मृतियां लिखी। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। मान लो कोई ब्राह्मण है, चोरी करता है या करने का आरोप है, छेड़छाड़ करता है या करने का आरोप है, अपराध करता है या करने का आरोप है, वो मना करता है कि मैंने नहीं किया, ऐसा करते। परीक्षा के लिए उसकी परीक्षा कौन सी? तुला। एक वजन उठाकर एक तराजू के एक तरफ रख दिया जाता था और ब्राह्मण देवता को कहा जाता कि तू बैठ, ईश्वर ने चाहा तू अपराधी है तो फैसला करने वाला वो, तेरा वजन ज्यादा निकलेगा, तेरे पाप का वजन। जैसे ही जिधर ब्राह्मण देवता बैठा और वो पलड़ा नीचे झुक गया और दूसरा पलड़ा ऊपर उठ गया, मतलब पापी है वो। लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि पहले 2-1, 3-1 क्विंटल उठा करके पहले पलड़े पर रख दिया जाता था, तो ब्राह्मण देवता हमेशा लटके ही रहते थे ऊपर। भेदभाव। क्षत्रिय, इसे कहा जाता कि तू पापी है, तेरे ऊपर आरोप है, तू दोषी है, परीक्षा दे कि तू सही है। आग जला दी जाती है, उसमें से निकलने के लिए कहा जाता। तो क्षत्रिय भी कम नहीं होता, 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 4 कदम पीछे हटाता और फिर दौड़ करके पार कर जाता। ऐसा ही तो होता था। अरे सीता माता को लाया था राम, रावण के यहां से आते ही उसे क्या कहा? अग्नि परीक्षा दे कि तू सतीत्व है, सती है, पवित्र है। दीक नहीं अग्नि परीक्षा, ऐसे देनी पड़ती थी। चाहे जौहर हो, चाहे सतियां हो, अग्नि के सामने उन्हें जलना होता था, परीक्षा दी जाती थी। अग्नि परीक्षा क्षत्रिय की, ये लिखा है हमारे इन धर्म सूत्रों में, आधार है हमारे संस्कृति के। लेकिन वैसे नहीं गड़बड़ की तो भैया उसे उठा करके पानी में फेंक दिया जाता था कि तू यदि पवित्र है, तू अपराधी नहीं, तो ईश्वर बचा लेगा, और यदि तू दोषी है तो डूब जाएगा। तैरना आता बच जाता, और मान लो तैरना नहीं आए तो चाहे कितना भी पवित्र है डूब जाता। न्याय नहीं होता था, आधार था ही नहीं। और बापड़े इस शूद्र को तो एक कटोरी में जहर घोल करके सांप का मुंह में ढकेल दिया जाता कि तू पवित्र है तो बच जाएगा, पापी है तो मर जाएगा। मरना ही होता था हमेशा। शूद्र तो पापी होता था, और ब्राह्मण देवता कितना ही बड़ा पाप करे हमेशा बच जाता था। तो मतलब दंड विधान समाज के थे, बट भेदभाव पर आधारित थे। इसलिए इन दंड विधान का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो किस ग्रंथ में मिलता है? धर्म की आड़ में भेदभाव यदि कहीं देखना हो तो किन को देखना चाहिए? धर्म सूत्रों को। और चौथा कौन सा? शूल्व सूत्र। शूल्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? यज्ञ का जो कुंड होता, हवन कुंड नापने की जो डोरी होती है, उसे कहते हैं शूल्व। इसे नाप जो करते थे, यज्ञ की जो एक दीवार की जो कुंड बनाया जाता था, यज्ञ का हवन कुंड, तो पूरा नाप जोक करके उसमें एक रस्सी की सहायता से उसे इधर भी नापा जाता था और इधर भी नापा जाता था, इधर भी नापा जाता, इधर भी, इधर भी। तो जो नापने वाली डोरी है उसे शूल्व कहा जाता था। भारतीय ज्यामिति और गणित के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? शूल्व सूत्र। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको यहां तक तो क्लियर कट समझ में आ गया। 4 प्रकार के ग्रंथ है। बताओ कल्प सूत्र किसे कहते हैं?
अरे बावड़ो, जो लिखा हुआ है वही बोलोगे या जो मैंने व्याख्या की वो भी बोलोगे? अरे वेदों के जो कठिन मंत्र हैं, सूक्त हैं, उन्हें सरल सरल सूत्रों के माध्यम से याद कराने वाले ग्रंथों को क्या कहते हैं? सूत्र, ट्रिक बताया था। तो फिर वो बात याद नहीं रखोगे, बोर्ड पर गुरुजी ने क्या लिख रखा, देखा एंड बोला बोले हो गया, समझ रहे हो? तो आप अपनी कोष्टक में लिख दो, परीक्षा में तो नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी लिख दो, यहीं पे लिख दो कहीं पे, वैदिक मंत्रों को सूत्रों में याद कराने वाले ग्रंथ। परीक्षा में नहीं पूछेंगे, ये समझ की बात है। वैदिक मंत्रों को सूत्रों में याद कराने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? कल्प सूत्र। वाह, होशियार हो गई तू बेटा। तो कल्प सूत्र मैंने बता दिया कितने प्रकार के हैं, 4। पहला कौन सा? स्रोत यानी श्रुतियों पर आधारित। दूसरे गृहस्थों के लिए कर्तव्य है। और तीसरा सामाजिक दंड विधान, धर्म के आधार पर कितना पाप किया कितना दंड मिलेगा वो सब। और लास्ट का शुल्क। ओके, तीसरा दोस्तों व्याकरण। यानी सही उच्चारण होना चाहिए, सही या ओब्लिक शुद्ध उच्चारण के ग्रंथ। शुद्ध उच्चारण के ग्रंथ, सही या शुद्ध उच्चारण के ग्रंथ, इन्हें वेदों का मुख कहा जाता है। पहला ग्रंथ है पाणिनि की अष्टाध्यायी। कात्यायन की वार्तिक, और पतंजलि का महाभाष्य। हाँ, ये तीनों ग्रंथ इस व्याकरण के ग्रंथ। लिख दिया? व्याकरण का मतलब, व्याकरण ग्रामर, ग्रामर जिसको अच्छी आएगी वो सही उच्चारण करेगा, नहीं करेगा? करेगा। शुद्ध उच्चारण, सही उच्चारण कराने वाला ग्रंथ व्याकरण है। उच्चारण मुंह से करते हैं, इसलिए इसे वेदों का मुख कहते हैं। पहली व्याकरण की किताब का नाम है अष्टाध्यायी, पाणिनि ने लिखी थी। 8 अध्याय थे, 8 चैप्टर, इसलिए क्या कहेंगे? कितने चैप्टर? 8, इसलिए अष्टाध्यायी। ठीक है। फिर इस पर पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य और कात्यायन ने वार्तिक का निर्माण किया। अगला दोस्तों 3 तो हो गए, 4 5 6 फटाफट अंदाज में हो जाएंगे। अगला कौन सा बताओ? निरुक्त, यानी कि कठिन शब्दों का
संग्रह, निरुक्त। निरुक्त। तो वैदिक कठिन शब्दों की व्याख्या, की व्याख्या के ग्रंथ, व्याख्या के ग्रंथ, इनमें इन्हें वेदों का कान कहा जाता है। वेदों के कान, कान, कठिन शब्द कान में तो सुनेंगे। और प्रथम ग्रंथ है यास्क का निरुक्त। तो निरुक्त। अगला कौन सा है? छंद। ये लो पांचवा छंद। तो छंद का मतलब है गीत संगीत में गाया जाने वाला। तो वैदिक मंत्रों को लय और ताल से गाने के लिए छंदों की रचना की गई। इन्हें वेदों का पैर कहा जाता है। वेदों का पैर कहते हैं। और पहला ग्रंथ है पिंगल मुनि का छंद शास्त्र। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र पहला ग्रंथ। और लास्ट का कौन सा? ज्योतिष। यानी कि ग्रह नक्षत्रों की गणना कर, ठीक है, यज्ञ का शुभ समय ज्ञात करने हेतु इन्हें वेदों के नेत्र कहा जाता है। और मगध मुनि का मगध मुनि का ज्योतिष शास्त्र पहला ग्रंथ। इसको ज्योतिष शास्त्र नहीं, वेदांग ज्योतिष लिख देना।
ये लो साहब, पूरे हो गए। हाँ, तो हो गए पूरे। आज मैंने आपको ये भी करा दी। एक बार दोबारा से देखो तो मैंने बताया कि हम लोग आज वेदांग पढ़ रहे हैं, तो वेदांग जो है क्या वो वैदिक साहित्य का भाग है? अरे क्या वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, लेकिन वैदिक साहित्य को समझने के लिए आवश्यक होने का वेदों का अंग है। लेकिन वैदिक साहित्य का भाग है क्या? नहीं है। तो ध्यान रखें, वेदों का अंग तो है लेकिन वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। क्यों जरूरी है ये वेदांग? वैदिक साहित्य को समझने के लिए, क्योंकि बिना शिक्षा और बिना व्याकरण क्या कर लेगी? जबकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या कहलाता है? वेदांत। तो किसे कहते हैं? वेदांग किसे कहते हैं? वेदांग उपनिषदों को कहते हैं क्या? वेदों के अंग को। कितनी अंग है वेदों के? 6। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, बिल्कुल छठा। ठीक, एक ही बात है। मैं आपको शिक्षा के बारे में बता रहा था। शिक्षा शब्द में स्वर और व्यंजन, नाक से निकलने वाले शब्द और मुख से उच्चारित होने वाले शब्द, दोनों में फर्क होना चाहिए। इसलिए स्वर और व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण किसके माध्यम से? इसलिए वेदों की इन्हें क्या कहा गया? नासिका। और पहला ग्रंथ किसका? वामज्य ऋषि का प्रतिशाख्य सूत्र। दूसरे सूत्र कौन से हैं? किन्हें कहेंगे कल्प सूत्र? वैदिक कर्मकांड, यज्ञ कर्मकांड तो बेटा मेरा लिखा हुआ है, कुछ और बताया था मैंने। हाँ, ट्रिक के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से वैदिक मंत्रों को याद कराने वाले जो ग्रंथ है उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें वेदों का क्या कहते हैं? हाथ। हाथ। और ये हाथ कितनी प्रकार के? 4 हाथ हम काट देंगे आपके। पहला कौन सा? स्रोत सूत्र, जिसमें श्रुतियां यानी वैदिक कर्मकांड की जो व्याख्या करने वाले हैं, वैदिक कर्मकांड के वैज्ञानिक उल्लेख वाली श्रुतियां, उन्हीं से मिलकर के जो सूत्र बनाए गए उन्हें क्या कहते हैं? दूसरे कौन से? गृहस्थों के लिए लागू, शादीशुदाओं के लिए 16 संस्कार, 5 माया, अगर त्रिदंड, जो भी धर्म सूत्र समाज में धर्म के दंड हो जिनकी बात हो, तो समाज के कानून, विधान और दंड, स्मृतियां, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति इसी पर आधारित है। और चौथा कौन सा? शूल शब्द का अर्थ क्या है? अरे यज्ञ का कुंड नापनी की डोहरी।
इसलिए भारतीय गणित और ज्योतिष के, ज्यामिति के, भारतीय गणित और ज्यामिति के पहले ग्रंथ कौन से? 16वें सूत्र। अगले दोस्तों नंबर 3 कौन सा? व्याकरण, जो क्या करती है? सही शब्दों का, शुद्ध शब्दों का उच्चारण करती है। इन्हें वेदों का क्या कहते हैं? पहली किताब व्याकरण की पाणिनि का अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाली, दूसरी किताब कातिया की वार्तिक, और तीसरी। अगला कौन सा दोस्तों? निरुक्त का मतलब कठिन शब्दों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ, क्या कहते हैं इन्हें? पहला ग्रंथ, पांचवा छंद। तो एक तो हम यूं ही गा दें और एक हम ढंग से गाएं, ओम भूर्भुवः स्वः। नहीं, अरे पूरा गाने के लिए थोड़ी कहा था। तो बात समझे? एक तो बिना लय के, बिना ताल के, और थोड़ा लय हो, थोड़ी ताल हो, तो आनंद आ जाता है गाने में। तो वही बात, वैदिक मंत्रों में जो लय, जो ताल उत्पन्न करते हैं गाने के लिए, वो किससे आती है? छंद है। तो मैं प्राचीन भारत में आपको ठीक ठीक पढ़ा पाया, आपको बोरिंग नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास एक छंद था, एक ताल थी, एक लय थी। तो लय और ताल होना बहुत जरूरी है। तो वैदिक मंत्रों को लय और ताल कौन सिखाते हैं? छंद। इन्हें वेदों के लिए क्या कहते हैं? जो पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो नाच गान तब होता है जब पैरों में घुंघरू बंधते हैं, इसलिए गान जो है, गाने के लिए छंद, पैरों के घुंघरू पैर कहते हैं। पहला ग्रंथ दोस्तों पिंगल मुनि का, लास्ट का ज्योतिष, यानी दूर ग्रह नक्षत्र को आने वाले वक्त को देखना। आंखें, तेरा अच्छा वक्त है बेटा, बहुत अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, देखने के लिए क्या चाहिए? वेदों के नेत्र, ज्योतिष। तो ग्रह नक्षत्रों को देखना और यज्ञ करने का शुभ समय ज्ञात करना। पहला ग्रंथ किसका? मगध मुनि का। ओके, अब ये बात तो हुई यहां तक। अब आज की पढ़ाई तो होगी समाप्त। अब मैं पढ़ने के ऊपर कुछ 5 बातें 5 मिनट में बताऊंगा, 10 मिनट में बताऊंगा, ठीक है? जिसको जाना है जा सकता है, जिसको सुनना है सुन सकता है आराम से। तो एक तो ध्यान से सुन लो, फिर परीक्षा के समय कुछ सावधानियां। नंबर 1, आप अपना जो प्रवेश पत्र है उसे पहले ले लें, 2 फोटो और 1 आईडी, और साथ में दोस्तों 1 चप्पल की जोड़ी बैग में पैक करें, 1 पाजामा और 1 टी शर्ट, ये जरूरी है। ओके, और सेकंड नंबर पे आप एक पेन नहीं, पेन के कम से कम 3 सेट लेंगे। एक मोटा चलने वाला पेन जरूर लें, गोले काले करने के लिए। मोटा पेन अलाउ होता है? क्यों नहीं होता? बस वो पारदर्शी होना चाहिए, कोई मना नहीं करता, किसने कहा नहीं होता? होता है। एक मोटा पेन जो कि जल्दी से गोले जो हैं काले कर दे। और दोस्तों दूसरा, एक पेंसिल भी होनी चाहिए। पेंसिल क्यों? तो पारदर्शी पेन आते तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पेंसिल बेटा खुलती नहीं है, उसको मना नहीं करते। जो उपकरण खुलने वाले, मैं क्या कह रहा हूं वो सुन लो। जो
खुलने वाले उपकरण होते हैं उन्हीं पर रोक है, पेंसिल पर कोई रोक नहीं है। अब आपको नहीं जाने दिया, आप शिकायत करते, आपको मना नहीं करते। ध्यान रखें, पेंसिल अलाउ है, पेंसिल और रबर भी साथ ले जाएं। क्यों? क्योंकि हम लोग जिन क्वेश्चंस पर गोले लगाएंगे उनको पेंसिल से लगाएं। अब तीसरा, आप परीक्षा यदि सुबह है तो शाम को 5 बजे, यदि जिस दिन परीक्षा उसके पहले दिन, तो पहले दिन शाम को 5 बजे पढ़ाई छोड़ दें। अरे रुक जाओ, सच बात यह है, मैं बता दूं क्यों, जो रात को पढ़ता है, जो सुबह पढ़ करके जाता है, उसको लास्ट टाइम का पढ़ा हुआ ही याद रहता है, पहले का सारा साफ हो जाता है, जो आता है वो गलत करके आता है। मेरे साथ ये हो चुका है 2-3 एग्जाम में, और लास्ट टाइम जब मेरा फर्स्ट ग्रेड में हुआ था, आरएस में हुआ था, मैंने ये रणनीति अपनाई थी। मैंने आपको बताया था, हम तो 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देते थे, और जो दोस्त पढ़ते रहते थे उनके रूम पर जा जाकर के उनका दिमाग खराब करते थे। पढ़ाई को जल्दी छोड़ दो, लास्ट टाइम तक जो पढ़ते रहोगे दिमाग पे प्रेशर रहेगा, प्रेशर। पहले की क्लासरूम की एक भी बात याद नहीं आएगी, घर जाते ही याद आना शुरू हो जाएगी। आप सोचोगे अरे परीक्षा में क्यों नहीं याद आ रही थी, क्योंकि प्रेशर था, ठोक दिया आपने उसको एकदम से। इसलिए भूल जाओ कितनी पढ़ाई हुई है, चाहे आधा सिलेबस रहा, रह जाने दो। क्लास में पढ़ी हुई मेरी कोई ना कोई डायलॉग में बोली हुई, दीपक सर की बोली हुई, किसी पॉलिटिकल में या इकोनॉमिक्स के मैडम की कोई भी बात बोली हुई, आपको तभी याद आएगी जब दिमाग एकदम खुला होगा। ठीक। चौथी बात, रात्रि को नींद लेंगे, नहीं आती तो आप एक टेबलेट ले सकते हैं। मैं साफ बताऊं, नींद कब नहीं आती? जब 5 बजे हम पढ़ाई नहीं छोड़ते। फिर आप दिमाग को कहोगे, एक तरफ उसे कहोगे कि ये बच गया, वो बच गया, वो भी बच गया, वो भी पढ़ लूं, और पढ़ कुछ नहीं रहे और रीडिंग कर रहे हैं। अरे दुख पा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ाई होती ही नहीं है 5 बजे बाद में, फिर प्रेशर क्रिएट होता है। रात्रि को नींद ले, नहीं आ रही तो टेबलेट ले, नींद ले। इसके बाद 5वीं बात, समय से, आप लोग समय से करीब 2 घंटे पहले एग्जाम हॉल पर पहुंचे, क्योंकि सुबह पढ़ना तो है नहीं, आपको लेने मजे। और दिमाग को एकदम से खोल के रखे कि मैंने जितना पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, मेरे दिमाग की ताकत और ब्रिलियंट स्मार्ट तरीके से मैं पेपर सोल्व करूंगा। अपने आप से बात करें, मैंने पढ़ाई की है, मेरे ऊपर कोई तनाव नहीं है, मैं क्वेश्चंस को देखूंगा, उनके अंदर 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही है, मैं 5 ऑप्शन में से एक उत्तर सही है, मैं उनमें से एक ऑप्शन निर्धारित रूप से छांट दूंगा, तो उत्तर तो 4 में मिलेगा, 5वां तो नहीं आने का कारण है, तो 4 ऑप्शन में से एक उत्तर में छांट लूंगा। इतनी समझ और सूझबूझ मुझ में, आप बार बार अपने आप को एहसास कराओ, मैं कर लूंगा, अब मैं पेपर कर लूंगा। लेकिन दिक्कत क्या, हम लास्ट टाइम अपने आप को डिप्रेस्ड कर देते हैं कि कुछ नहीं पड़ा, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं आ रहा, आप क्या करूं, हे भगवान तू बचा ले। ये प्रेशर मार देता है व्यक्ति को, कॉन्फिडेंस लूज। तो समय से 2 घंटे पहुंचे और अपने आप पर विश्वास बनाए रखें। विश्वास नहीं है तो उसे पैदा करें। फिर दोस्तों, जब एग्जाम हॉल में बैठ जाओ तो आप सबसे पहले जैसे पेपर मिला, आप रोल नंबर को सही भरें, रोल नंबर बार बार चेक करें और सही भरें। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप पेपर खोल लें तो क्वेश्चंस को देखें, आपको टाइट मिलेंगे। पेपर को जैसे ही पढ़ना शुरू किया आपको टाइट मिलेगा, क्योंकि पहली बार हम पहली प्रकार के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, टाइट मिलेगा, मिलेगा। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। जैसे ही पेपर टाइट लगने लगे, एक स्माइल पीछे घूम कर देना,
एक स्माइल बगल, एक स्माइल अगल, और मौका पड़े पीछे वाला भी देख रहा है तो और क्या हाल है। इससे क्या होगा? पेपर टाइट तो सबके लिए है, उन 4 जनों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि ये मुस्कुरा रहा है, पेपर सरल है। हमें पता है पेपर टाइट सबके लिए, क्योंकि सबको ही पहली बार ऐसा ही लगता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब, कॉन्फिडेंस लेवल जिसके हाथ में है ना, वो जंग जीत जाएगा। रुको, इसके बाद क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं, आराम से पढ़ें। एक बात सुन लो, जो क्वेश्चंस आपको 1 2 3 4 5, जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, उन क्वेश्चंस में, जैसे मैं क्वेश्चंस पहला लिख रहा हूं, संपूर्ण भाषा पर फोकस करना। संपूर्ण भारतीय राज्यों में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन आपको चूज कैसे करना, हालांकि आपको आ रहा है, मान लो 21 है, 22, अरे मैं ऑप्शन बता रहा हूं चयन कैसे करें। ओ सारी अपने पास रखो तुम। 25, मान लो 24, मान लो 23, मान लो 21, कुछ भी हो सकता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? या 26 कर दूं, ये लो, मैं बता रहा हूं। तो आप इस जगह जा करके जो क्वेश्चन पढ़ करके आपने क्या किया, उत्तर अभी गलत है। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं है। मैं तुम्हें यही सिखाने जा रहा हूं। आते आते गलत कर रहे हो, क्योंकि खोपड़े में तुम्हें जल्दीबाजी मची पड़ी है। अरे क्वेश्चन में यदि ये पूछूं, संपूर्ण भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, या वर्तमान में कितने हैं, तो क्या दोनों क्वेश्चन एक हैं? इस ऊपर वाले का 25 सही है और इस नीचे वाले का उत्तर है 24। यही तो गलती करते हैं, आते आते करा दिया ना गलत। ये सिर्फ भारत के किस में पूछ रहा है, लेकिन एक तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में उसका हाईकोर्ट है, इसका अर्थ केंद्र शासित प्रदेश है क्या, इसलिए गड़बड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारे देखते देखते मैंने गलत कराया है, इसलिए पेपर पढ़ते समय ऐसे शब्दों पर अंडरलाइन करें, इस पर गोला लगाएं। ये लो, अच्छा राज्य पूछ रहा है, राज्य, ओके, राज्य में करना है? हाँ, लद्दाख भी आ गया तो इसमें 23 हो गए। नहीं, लद्दाख नहीं, वो जम्मू कश्मीर का जो है ना, वो इसमें 23 आएगा उत्तर। तो चंडीगढ़ तो दिल्ली हरियाणा, उसका हरियाणा पंजाब का, वो उसका नहीं है। जो अपना श्रीनगर हाईकोर्ट है वो जम्मू कश्मीर का है, तो वो भी आ गया, तो वर्तमान में 23 हो गए, समझ रहे हो? तो इसको ध्यान रखें, यहां राज्य में पूछ रहा है तो उत्तर कितने होंगे, 23, और केंद्र शासित प्रदेश में कितने हो गए, 2। समझ रहे हो ना? आते आते गलत हो रहे हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, अपनी पेंसिल से या पेन से इन पर गोले लगाओ, राज्य पूछ रहा है, और हां लास्ट में है या नहीं है उस पर गोला मारो। क्योंकि यदि यहां नहीं है, न्यायालय नहीं है, कोई चीज नहीं पूछ रहा है, तो नहीं को ढूंढने की कोशिश करो, वरना ये नहीं सिलेक्शन नहीं होने देगा। ये वहां नहीं दिखता, नहीं, इसलिए नहीं को ढूंढे, ठीक है? और इसके बाद उत्तर लगाएं। पहली बार जितने क्वेश्चंस हो गए उन पे टिक मारते जाएं कि ये मैंने कर दिए, चौथा मैंने नहीं किया, नहीं आ रहा, पांचवा मैंने कर दिया। लास्ट के जो 5 मिनट मिले तो दिमाग इन पे न लगाएं जो पढ़ चुके, कर चुके, जिन पे आप पेंसिल से टिक लगाते जा रहे हो,
जो गोले लगा दिए, जिनको नहीं किया, उन पर आप फिर से एक बार निगाह डालो। अब की बार नकारात्मक अप्रोच रखो। मान लो ऑप्शन 4 है, 5वां तो लास्ट का अलग है। इन 4 में से एक सही उत्तर है। आपको यह तो पता है कि डी ऑप्शन नहीं है, इन 3 में से कौन सा होगा, तो आप रिस्क ना लें, इसको छोड़ दें, नेगेटिव में चले जाओगे। लेकिन हां, यदि आपको ये पता है ए बी सी डी में डी नहीं है, बी भी नहीं है, ए में से सी में से एक होगा, यहां रिस्क ले लें, एक ठीक कर दें कि मैं तो इसको ठीक करूंगा, कर दें। 2 में से एक का पता नहीं लग रहा, आप उसको ठीक कर दें। जो भी होगा आपको नेगेटिव में जाने से रोक देगा, क्योंकि 3 प्रश्न गलत हो जाएंगे, एक सही भी हो जाएगा। रिस्क ले लिया तो भी हाल बराबर है, खराब नहीं है। और ऐसे मामले में क्वेश्चन बढ़ते ही है, यानी 2 क्वेश्चन गलत और 2 क्वेश्चन गलत सही होने की गुंजाइश है। 2 क्वेश्चन सही, 2 क्वेश्चन गलत, क्योंकि हम 50% रिस्क कवर कर रहे हैं। ऐसे में रिस्क जरूर लेना, ऐसे में रिस्क बिल्कुल ना लेना। नहीं को और खास तथ्यों को आप अंडरलाइन क्वेश्चन में करने की कोशिश करना, गोला मारना। और इसके बाद पेपर कर देने के बाद दूसरों की बातें सुन करके किए गए ऑप्शन को चेंज मत करना। एक बार जो चीज हम लिख देते हैं, चाहे ब्लेड से काट दो उसको, कंप्यूटर रीड उसी को करता है, आंखों से नहीं पढ़ी जाती। इसलिए जो ऑप्शन हो गए, आप चाहे ब्लेड लगाओ चाहे तुम व्हाइटनर लगाओ, कंप्यूटर रीड करेगा, क्योंकि वो चुंबकीय किरणों से, इलेक्ट्रॉनिक साइड से रीड करता है, देखता नहीं है। कंप्यूटर के ऊपर तुमने शाई लीप रखी, ऊपर व्हाइटनर लगा दिया, ब्लेड से काट दिया, व्हाइटनर लगा दिया, कुछ भी कर लो, कंप्यूटर वो पढ़ेगा जो हमने काला कर दिया पहली बार, वो उसी को पढ़ेगा। ठीक है, तो उसको चेंज मत करना, मत लगना ब्लेड से, रिन से, व्हाइटनर से। इसलिए एक बार जो सोच समझ के कर दो, उनके गुड लगा देना, दोबारा दिमाग इनमें मत लगाना। और जो नहीं आए, गोले लगाते हुए आगे बढ़ना। गणित के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस को एक ही बार में सोल्व करना, आधा पढ़ करके आधा सोल्व करके फिर उसको छोड़ना मूर्खता है। एक बार में जो आए वो कर देना, नहीं आए तो छोड़ देना। ऐसा नहीं कि बाद में कर दूंगा, नहीं। ठीक है, ओके, तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।